देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। चलिए नजर डाल लेते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। असम, केरलम और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। असम में 126 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं पुडुचेरी की बात की जाए तो 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। केरलम में 140 सीटें विधानसभा की है और इन तीनों राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। लंबी लंबी कतार इन तीनों राज्यों में देखने को मिले हैं। एक फेज में वोटिंग की जा रही है। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो 23 अप्रैल को वहां पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को लोग वोट कर सकेंगे। अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में लगातार प्रचार प्रसार तेजी के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इन तीनों राज्यों की बात करें तो यहाँ पर दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। खुद असम के सीएम ने वोट डाला। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो गौरव गोगोई ने भी मतदान किया है। तो हाई प्रोफाइल सीटें जो शामिल है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में एक फेज में आज वोटिंग कराई जा रही है और शाम 6 बजे तक लोग वोट कर सकेंगे। असम की कई सीटों पर महिलाओं की खास तौर पर लंबी लंबी कतारें सुबह से देखी जा रही है। वहीं लगातार असम के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं जीत को लेकर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की या विपक्षी दलों की बात की जाए तो लगातार प्रचार प्रसार वहां पर किया जा रहा है। टीएमसी भी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कल 8 अप्रैल को सीलिंग की गई। 44 प्रॉपर्टीज पर बने कमर्शियल इमारतों को सील किया गया। इन इमारतों में 6 अस्पताल, 6 स्कूल, 2 बैंकेट और कई बैंक शामिल हैं। इसके अलावा कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी सील किए गए हैं। आवास विकास परिषद के सीलिंग अभियान के दौरान अफसरों को व्यापारियों के विरोध का भी काफी सामना करना पड़ा। एक जगह तो सीलिंग की वजह से एक व्यापारी को सदमा लगा और उसे हार्ट अटैक आ गया। कई बार व्यापारियों ने इकट्ठा होकर पुलिस और आवास विकास का विरोध किया। कई जगह सड़क जाम भी किया। आज सुप्रीम कोर्ट में आवास विकास परिषद ने कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने स्कूल, बैंक, बैंक्वेट्स और अस्पताल को कॉमर्शियल एक्टिविटी माना है। कई स्कूलों की ओर से की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आवास विकास में पिछले दिनों सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से कंपाउंडिंग के नाम पर जो 70 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड करार दिया है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वह अपना पैसा वापस ले लें। कोर्ट को इस मामले में कोई दखल नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो इमारतें रेजिडेंशियल हैं उनमें नक्शे के हिसाब से सेटबैक छोड़ना ही होगा। किसी भी सूरत में सेंट्रल मार्केट में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पूरे देश के लिए नजीर कहा है, आई ओपनर केस कहा है। यानी अब देश में जहां भी अवैध निर्माण है, लैंड यूज के विपरीत निर्माण है, वहां पर भी ध्वस्तीकरण का अभियान चलेगा और उसके लिए लोग मानसिक रूप से तैयार रहे। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में इन दिनों मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच मानव और वन्यजीवों की हो रही मौतों के बाद अब एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 25 गिद्धों की आज समय मौत हो गई है, जिनमें से 5 गिद्धों को किसी तरह बचाया जा सका है। इन गिद्धों की मौत की वजह जो प्रथम दृष्टया है बताया जा रहा है कुत्तों के शवों को खाने के बाद इन गिद्धों की हालत अचानक बिगड़ी और वहीं खेत में इन सभी गिद्धों की मौत हो गई। इस बात की सूचना जब ग्रामीणों ने गिद्धों की हालत देखकर वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो उनमें हड़कंप मच गया, क्योंकि गिद्ध इतनी बड़ी संख्या में थे और सब अचेत अवस्था में दिखाई दे रहे थे। इन गिद्धों को जब इलाज के लिए लाया गया तब उनमें से ज्यादातर गिद्धों की मौत हो चुकी थी और 30 में से 25 गिद्ध मौत के मुंह में जा चुके थे। अब इन तीनों डॉक्टरों की मदद से पैनल पोस्टमार्टम कराया गया है। इस पैनल पोस्टमार्टम की मदद से ये बात साफ हो सकेगी कि आखिर गिद्धों की मौत की वजह क्या है। पैनल पोस्टमार्टम में IVRI को विसरा भेजा गया है। IVRI बरेली विसरा को सुरक्षित करके भेजा गया है ताकि इन गिद्धों की मौत की वजह सामने आ सके और उसके बाद कार्रवाई की जा सके। फिलहाल एक बात फिर साफ हो चुकी है, जिस तरह से दुधवा बफर में लगातार मौतें हो रही हैं,
वो कहीं ना कहीं सवालों को जरूर खड़ा कर रही हैं। सवाल अब पर्यावरण सफाई कर्मियों की मौत को भी लेकर है। जब इनकी गिनती हाशिए पर है, जो और इस इलाके में जब लगातार गिद्धों को देखा जा रहा था, तब क्यों गश्ती दल को सचेत नहीं किया गया और इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? तमाम सवालों के बीच में अब रिपोर्ट का इंतजार है और अब ये आके देखने वाली बात जरूर होगी कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। कोडीन कप सिरफ मामले का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। इंटरपोल ने शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि वाराणसी की रोहनिया पुलिस की याचिका पर यह कार्रवाई हुई है और गृह मंत्रालय ने पहले ही ये पुष्टि कर दिया था कि शुभम जायसवाल दुबई में छुपा बैठा है। तो तस्वीरें साफ है, जल्द से जल्द वाराणसी पुलिस शुभम जायसवाल को दुबई से गिरफ्तार करके वाराणसी लाएगी और उससे जब पूछताछ करेगी तो कई और सारे नए खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे सिंडिकेट में कई नाम सामने आए थे उसको लेकर के काफी चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं जब पूछताछ होगा तो जो कई बड़े नाम हैं वो भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है और इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने शुभम जायसवाल को भगोड़ा भी घोषित कर दिया था, क्योंकि शुभम जायसवाल को 30 मार्च तक कोर्ट में पेश होना था। शुभम जायसवाल कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने शुभम जायसवाल को भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। और पिछले दिनों सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पिछले दिनों शुभम जायसवाल का जो राइट हैंड है वैभव जायसवाल, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वैभव जायसवाल जो हवाले का जो पैसा होता था उसको पूरा मैनेज करता था। शुभम जायसवाल के हवाले के पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ये पूरा जो कारोबार है वो वैभव जायसवाल देखता था। तो वैभव जायसवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार वाराणसी पुलिस इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कोतवाली पुलिस की अगर बात कर ले तो कोतवाली पुलिस में भी शुभम जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज था और 39,000 पन्नों का जो चार्जशीट है उसे कोर्ट में दाखिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 39,000 पन्नों में 60 पन्नों का सिर्फ समरी है। शुभम जायसवाल के खिलाफ जितने भी साक्ष्य हैं सभी उस चार्जशीट में कोर्ट में पेश किए गए हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि शुभम जायसवाल को कब दुबई से गिरफ्तार किया जाता है और कब उसे भारत लाया जाता है। जिस तरीके से पुलिस लगातार इस पूरे मामले में सख्ती बरत रही है उससे साफ जाहिर है कि जल्द से जल्द अब शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी होगी और इस कड़ी में और कौन कौन से नाम शामिल हैं उसका भी खुलासा होगा। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की जो तस्करी है वो शुभम जायसवाल के खिलाफ आरोप लगे थे। ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ईडी की भी जांच लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले शुभम जायसवाल के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल द्वारा वो जारी कर दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि वाराणसी पुलिस कब दुबई से शुभम जायसवाल को गिरफ्तार करके वाराणसी लाती है। गाजियाबाद से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक किशोर की दूसरे किशोर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। वीडियो गेम खेलने के दौरान ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद इतना बात आगे बढ़ गई कि एक ने दूसरे को चाकू से गोद दिया। ये पूरा मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के नाईपुरा इलाके का है, जहां पर 16 साल का फैजान कल वीडियो गेम खेलने के लिए पहुंचा। वहीं पर उसका दूसरा साथी भी था, जहां पर इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि फैजान पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया गया। उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में उसे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में फैजान के भाई की तरफ से 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन दोनों बाल अपचारी हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें फिलहाल हिरासत में लेकर चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के सामने पेश किया है। इस पूरे मामले में ये बात बेहद चौंकाने वाली है और दौरान इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि फैजान अक्सर उन लड़के पर जिसने उस पर हमला किया है उसे बुली किया करता था, या फिर यूं कहें दूसरी भाषा में तो उसे परेशान किया करता था। और कल भी वीडियो गेम खेलने के दौरान उसने ऐसा ही कोई कदम उठाया था, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो गेम खिलाने वाले ऐसे कौन से वीडियो गेम खिला रहे थे जिससे इतना ज़्यादा गुस्सा और एग्रेशन आया, जिससे दूसरे किशोर ने फैजान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चलिए आगे